Welcome back in English class. Today we are going to read the poem Rain on the Roof. This poem has been composed by Coates Kinney. Coates Kinney was born on November 24, 1826 and he died on January 25, 1904. Coates Kinney was a lawyer, politician, journalist and poet from the US. यानी कोट्स किनी जो थे वो लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, पोइट थे और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से. Kinney caught an inspiration one night while trying to woo sleep in the old college dormitory and there put on paper this beautiful bit of verse, Rain on the Roof. एक बार किन्नी लगभग जब 20 ईयर्स ओल्ड थे तो वो अपने पुराने कॉलेज की डॉर्मेट्री में सो रहे थे और तब अचानक बारिश शुरू हो गई और उस दौरान उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को लिखा. दिस पोएम मेड किनी फेमस और इस पोएम से किनी फेमस हो गए. दिस पोएम डील्स विथ रेन. इस पोएम में रेन के विषय में बताया गया है. The poet is lying comfortably on his bed and listening to the sound of the raindrops falling on the roof. Poet अपने चैम्बर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन रहा है. This poem depicts the overall mood during the rainy night. उस दौरान उस रात को, बारिश वाली रात को, पोइट का जो मूड है वो क्या फील कर रहा है इस विषय में इस पोएम में बताया गया है. द रिथमिक फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स द पोएट हैप्पी एंड ब्रिंग्स बैक द लास्ट मेमोरीज ऑफ द पोएट अबाउट हिज मदर एंड हर अफेक्शन टुवर्ड्स हिम. जो बारिश की बूंदें रिदम में पड़ रही हैं छत पर, तो आपको पता है जहाँ पर रिदम है वहाँ पर संगीत है, म्यूज़िक है. वहाँ पर उस म्यूज़िक से जो शांति, खुशी पैदा हो रही है, उससे पोएट बहुत खुश हो रहा है और उसे ये जो बारिश की बूंदें हैं वो उसको याद दिलाती हैं उसकी मदर की, जो उसे बहुत प्यार करती है. तो बच्चों, इन दिस पोएम यू विल सी द वंडर्स ऑफ नेचर एंड हर extraordinary power to heal the mind, body and soul of human beings as she soothes the earth with her showers of blessing. यानी नेचर जो किस तरह से मनुष्य को, इंसानों को मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करती है, आप इस पोएम में उसे फील करेंगे. तो लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा. Stanza 1. When the humid shadow hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो बच्चों देखेंगे हम इस स्टैंजा में कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे कि ह्यूमिड शैडोज, होवर, स्टारी स्फेयर्स, मेलंकली डार्कनेस, रेनी टीयर्स, पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. तो इनका मीनिंग देख लेते हैं. ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब है द क्लाउड्स फुल ऑफ मॉइस्ट, यानी बादल जो पानी से भरे हुए हैं. होवर का मतलब है रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, यानी हवा में लटका हुआ. तो बादल आपने देखा होगा कि बादल जो है वैसे तो स्काई में मूव करते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पर वो चाह रहा है कहना पोएट कि वो जो पानी से भरा हुआ बादल है वो उसकी ही जो घर है उसके ऊपर वो मानो बरसाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है. स्टारी स्फेयर, स्टारी स्फेयर्स का मतलब है फुल
स्काई फुल ऑफ स्टार्स, एंड मेलंकली डार्कनेस का मतलब है सैड नाइट स्काई। ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, इमेंस हैप्पीनेस। तो अब हम इसे समझते हैं स्टैंजा को कि जब ह्यूमिड शेडोज़ मतलब द क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर और ब्लैक क्लाउड्स होवर ओवर ऑल द स्टार स्फीयर्स मतलब जो आसमान है जो तारों से भरा हुआ है, ऐसे तारों से भरे हुए आसमान को जब काले बादल, पानी से भरे हुए बादल कवर कर लेते हैं, उसको ढक लेते हैं, या जब बादल स्टारी स्फीयर पर मंडराने लग जाते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली का मतलब था अनहैप्पीनेस, डार्कनेस यहाँ पर नाइट स्काई के लिए है, क्योंकि क्लाउड्स ने स्टार्स को हाइड कर दिया है, छुपा दिया है अपने उससे बादलों से। मतलब द पोएट वांट्स टू से दैट द स्टार्स ऑफ द स्काई आर नॉट विजिबल व्हेन द डार्क क्लाउड्स कवर द नाइट स्काई। दिखाई नहीं दे रहे तारे, जिसकी वजह से जो नाइट स्काई है वो सैड हो गया, अनहैप्पी हो गया है, और वो जेंटली वीव्स द रेनी टीयर्स, और फिर वो क्या कर रहा है, रेनी टीयर्स यानी रेन के रूप में जो पानी की बूंदें गिर रही हैं उनको वो ऐसा लग रहा है कि मानो वो स्काई जो है, वो नाइट स्काई जो है वो रो रहा है। इज दैट क्लियर? व्हाट अ प्लेस टू प्रेस द पिलो। ब्लिस का मतलब था हैप्पीनेस, कि पॉइंट कहता है कितना सुखद है क्या, प्रेस द पिलो अपने तकिए को दबाकर, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड अपने घर के कमरे में बेड पर लेटकर, एंड लाई मतलब लेटकर, लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। लिसनिंग मतलब सुनना, द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन मतलब बूंदों की आवाज़, पिटर पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स, और ओवरहेड का मतलब ऊपर यानी छत पर गिरने वाली पानी की बूंदों की आवाज़ को सुनना। और कहाँ सुना? अपने घर के कमरे के बेड पर लेटकर। तो ये क्या कहना चाह रहा है पोएट, कि अपने घर के कमरे में बेड पर लेटकर यानी बिस्तर पर लेटकर छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनने का अनुभव बेहद सुखद है। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं कि जब ह्यूमिड शावर्स शेडोज़ यानी जो काले घने बादल हैं वो तारों से भरे हुए आसमान को ढक लेते हैं, उस समय नाइट स्काई जो है वो उदास होकर मानो बारिश की बूंदों के रूप में आंसू बहा रहा होता है। ऐसे समय में यानी जब बारिश हो रही होती है रात के वक्त में, ऐसे समय में अपने कॉटेज चैम्बर के बेड पर लेटकर और तकिए को अपने सर के नीचे दबाकर बारिश की बूंदों के आवाज़ को सुनना बेहद सुखद होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्लाउड्स जो हैं, ब्लैक क्लाउड्स सबको दिख रहे हैं, उनसे गिरने वाला पानी बारिश की बूंदें हैं, और यहाँ पर जो है पोएट जो है लेटा हुआ है, सो रहा है, और वो उस आवाज़ को अपने जो घर के बाहर छत पर जो पानी की बूंदें गिर रही हैं उसको वो फील कर रहा है। नाउ द राइम स्कीम। कई बार क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस स्टैंजा में क्या राइम स्कीम क्या है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं। इसका तरीका ये होता है कि टेक द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन एंड गिव इट एन अल्फ़ाबेट, कि हर जो स्टैंजा की हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको ले लीजिए और उसकी साउंड को ले लीजिए और उसको एक अल्फ़ाबेट नाम दे दीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम लास्ट स्टैंजा देखेंगे तो उसमें क्या था, हमारा जो लास्ट वर्ड है होवर है, स्फेयर है, डार्कनेस है, टीयर है, पिलो है, बेड, पैटर, ओवरहेड। तो इन वर्ड्स को हमने नोट कर लिया और उनको हर वर्ड को एक एक नाम दे दिया। जैसे होवर को ए दे दिया, स्फेयर को बी दिया, जो सेम साउंड्स हैं उनको सेम नाम देना है। डार्कनेस को सी दे दिया, टीयर्स, और स्फेयर्स एंड टीयर्स। तो यहाँ पर जो बी साउंड है और जो टीयर्स है इसकी भी साउंड जो है वो बी है, एक जैसे साउंड वाले हैं। इसके बाद हमने अगला साउंड देखा है
डी, पिलो के लिए डी दिया, बेड के लिए ई दिया, पैटर के लिए एफ दे दिया है। ओवरहेड, अब बेड एंड ओवरहेड, तो अब हम देखेंगे कि बेड का साउंड एंड ओवरहेड का साउंड जो है एक जैसा है। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो दो साउंड एक जैसे, दो वर्ड्स में हमें एक जैसे साउंड मिली हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी साउंड्स को एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला जो पूरा साउंड राइम स्कीम बनेगी वो बनेगी हमारी ए बी सी बी डी ई एफ ई। ओके, तो ये हमारी जो है पूरी राइम स्कीम कहलाएगी। इस तरह से हम राइम स्कीम निकालते हैं, यानी स्टैंडा की हर लाइन के आखिरी वर्ड को हम पढ़ेंगे, उसके साउंड को ध्यान से समझेंगे। जहाँ पर हमें सेम साउंड रिपीट हो रही है वहाँ पर उसको हम सेम नाम देंगे, वरना तो हर लास्ट लेटर को अलग अलग नाम देते चलेंगे और फिर उनको सिक्वेंशली लिख देंगे। तो इससे हमारे को राइम स्कीम का पता चल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन, स्टैंडा 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएम एंड द पोएट। आंसर इज पोएम रेन ऑन द रूफ एंड पोएट इज कोएट स्किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द ह्यूमिड शेडोज होवर। तो आंसर इज द मॉइस्ट शेडोज। मॉइस्ट शेडोज हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमिड शेडोज के लिए। द मॉइस्ट शेडोज ऑफ क्लाउड्स होवर ऑल ओवर द स्काई विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वीव्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। तो हु वीव्स, द नाइट स्काई वीव्स इन द फॉर्म ऑफ रेनी टीयर्स। वाई डज द स्काई फील मेलंकोलिक। तो द क्लाउड क्रिएट्स डार्कनेस फॉर द स्टार स्काई, that's why the sky feels unhappy and shed rain tears. What is the blissful moment for the poet, यानी पोएट के लिए सबसे अच्छा सुखद क्षण कौन सा है। तो आंसर है टू लाई ऑन द बेड प्रेसिंग द पिलो एंड लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन इज द blissful moment for the poet. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द पोएट लाई। कहाँ पर लेटा हुआ है पोएट, द पोएट लाइज इन द कॉटेज चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the rhyme scheme in the given stanza। तो आंसर इज ए बी सी बी डी ई एफ ई, जैसा कि अभी हमने किया था। नेक्स्ट स्टैंजा इज एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof on of the rain upon the रूफ। यहाँ पर वर्ड देखेंगे टिंकल। टिंकल मीन्स रिंगिंग साउंड। नेक्स्ट वर्ड इज इको। इको मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड, यानी प्रतिध्वनि। एक आवाज़ जब हम इसे रिपीटेड वे में सुनते हैं तो वो इको कहलाती है। रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मीन्स ए मेमोरीज। वेव, वेव मतलब पैटर्न ऑफ वेविंग, बुनना किसी चीज़ को। शिंगल, शिंगल मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो टाइल्स रूफ पर लगे हुए हैं, ये जो हैं ये दीज आर द शिंगल्स। ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज मतलब है ड्रीमी इमेजिनेशंस, फैंटेसीज। बिजी बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग्स। वूफ मतलब वर्ड टू डिस्क्राइब अ साउंड, मतलब वूफ जो है एक साउंड वर्ड है। तो अब इसको समझते हैं स्टैंजा को। एवरी टिंकल, टिंकल मतलब होता है, टिंकल जो एक साउंड वर्ड है, रिंगिंग साउंड है। जब शिंगल्स पर, शिंगल्स मैंने अभी आपको बताया था रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, जब पानी की बूंदें शिंगल्स पर पड़ती है तो उससे क्या होता है, एक आवाज़ पैदा होती है, एक म्यूज़िक पैदा होता है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, और वो जो आवाज़ पैदा होती है वो आवाज़ केवल वहीं तक नहीं रहती शिंगल तक। हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो आवाज़ जो है हार्ट में भी गूंज पैदा करती है। ठीक है, मीन्स द पोएट सेंसेस एवरी साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड एज द रेन टिंकल अगेंस्ट द शिंगल ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज। यानी जो भी पानी की बूंदें शिंगल्स पर साउंड क्रिएट करती है वो सारी जो आवाज़ें हैं वो उसको हार्ट पे भी उसको फील करता है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि 1,000 ड्रीमी फैंसीज, हजारों कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग, बिजी बीइंग किसके लिए यूज़ किया गया था, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। यहाँ पर पोएट अपने लिए यूज़ कर रहा है।
एंड 1000 रिकलेक्शंस था मेमोरीज। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी यादें उसके दिमाग में क्या करती है, आनी शुरू हो जाती है। मतलब दिस ब्रिंग्स back wonderful memories into his busy mind that is trying to recollect 1,000 memories of his past। यानी पुरानी सारी यादें जो हैं, हजारों यादें, हजारों कल्पनाएं उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शन का मतलब होता है पास्ट मेमोरीज। ड्रीमी का मतलब है इमेजिनेशन, यानी एक तरफ कल्पना है और एक तरफ है मेमोरीज। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और ये दोनों मिलकर, यानी जो इमेजिनेशन है यानी ड्रीमी फैंटेसीज हैं एंड रिकलेक्शन यानी मेमोरीज है, ये दोनों मिलकर क्या करती है, वीव द एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। एयर थ्रेड्स मतलब हवा में, हवा का मतलब इमेजिनेशन में एक वुफ यानी ताना बाना बुनती हैं। समझ में आया कि कल्पनाएं और यादें एक दूसरे के साथ मिलती हैं और एक कल्पना में एक रूप, एक तस्वीर तैयार करती हैं। ताना बाना अब ताना बाना कहेंगे तो आप देखेंगे जो वीविंग होती है उसमें क्या होता है, 2 थ्रेड हमें कम से कम चाहिए होते हैं लूम पर चलाने के लिए, और इस तरह से वो दोनों चलते हैं तो एक चीज़ तैयार हो जाती है जिसको हम ताना बाना की, इसको जो प्रोसेस है इसको हम ताना बाना कहते हैं प्रोसेस को। तो ताना बाना बुना, जिसके लिए हमारे पास वूफ वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर 2 थ्रेड कौन से हैं, हमारे एयर थ्रेड्स कौन से हैं, एक तो फैंसीज़ हैं यानी जो फैंटेसीज कल्पनाएं हैं, और एक हमारी यादों को कल्पनाओं के साथ जोड़कर एक ताना बाना बुना जाता है, एक तस्वीर बनाई जाती है, एक कहानी बनाई जाती है, एक याद बनाई जाती है ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और ये कब, जब बारिश पड़ रही होती है रूफ पर, यानी छत पर जब बारिश की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, उस दौरान में बहुत सारी कल्पनाएं कवि के मन में आ जाती हैं, यादें उसके दिमाग में आ जाती हैं और वो उनको जोड़कर कोई नई तस्वीर तैयार करने लग जाता है। अब इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, व्हाट कॉजेज एन इको इन द हार्ट, कि क्या चीज़ है जो हार्ट में इको पैदा करती है। तो द टिंकल्स ऑन द शिंगल्स क्रिएट्स एन इको इन द हार्ट, कि जो शिंगल्स के ऊपर जो पानी की बूंदें गिरती है उससे जो ध्वनि पैदा होती है, उससे जो रिंगिंग साउंड पैदा होती है, वो हार्ट में गूंज पैदा करती है। व्हाट हैपन्स टू द माइंड ऑफ अ बिजी बीइंग, अब बिजी बीइंग कौन है, पोएट है, उसके माइंड में क्या होता है उस दौरान, अ लॉट ऑफ फैंटेसीज एंड मेमोरीज कम्स टू द माइंड ऑफ बिजी बीइंग, बहुत सारी यादें, बहुत सारी कल्पनाएं उसके दिमाग में जम लेती हैं। व्हाट कॉजेज ए टिंकलिंग साउंड, किससे टिंकलिंग साउंड होती है, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ कॉजेज अ टिंकलिंग साउंड। वॉट डज एन इको इन हार्ट लीड्स टू, जब इको यानी जब हार्ट में गूंज पैदा होती है तो उसका परिणाम क्या होता है, इसका मतलब है इट लीड्स टू ड्रीम इमेजिनेशन, इससे क्या होता है, ड्रीम इमेजिनेशन, यानी बहुत सारे सपनों में कल्पनाएं बहुत जन्म लेने लग जाते हैं। हु वीव्स द एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, कौन बुनता है एयर थ्रेड्स को, वूफ का जो वूफ बुनता है वो कौन बुनता है, 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। व्हाट डज द पोएट लिसन टू, पोएट क्या सुन रहा है, द पोएट लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ। नाउ स्टैंजा 3, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. इस स्टैंजा में आप देखेंगे जो वर्ड्स आए हैं, the first word is agone. Agone means past time. Next, darling dreamers. Darling dreamers means the poet's brothers and sisters. Then R means before, dawn means early morning, fond look मतलब affectionate और loving gaze, list मतलब listen, refrain मतलब the repeated sound of the rain. तो आप इस स्टैंजा को देखते हैं कि अब जो पोएट है वो सो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश के उस मौसम में वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा फील कर रहा है। उस दौरान उसके सपने में बहुत सारी याद, मतलब उसके बहुत सारी कल्पनाएं उसके दिमाग में आ जाती हैं, बहुत सारी मेमोरीज उसके दिमाग में आती है। तो उसकी मेमोरी में कौन आ रहा है, उसकी मदर आई है। नाउ इन
इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि मेरे जो मेमोरी, मेरी यादों में मेरी माँ थी, और एज शी यूज इन ईयर्स अगॉन, और वो किस फॉर्म में आ रही है, जैसे कि वो बहुत पास्ट में आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, पोइट और उसके छोटे बहन भाई, कि जब वो बहुत छोटा था, जब वो बच्चा था, और जब उसकी माँ उसको और उसके बहन भाई को सुलाने के लिए बेड पर उसके पास आती थी, और जब तक वो उनके साथ ठहरती थी जब तक कि सुबह नहीं हो जाती है, यानी बिफोर डॉन, डान का मतलब है अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह तक वो उनके साथ रहती थी। तो वैसे ही वो उसके सपने में आती है, जब तक वो सो रहा है, जब तक सुबह तक वो उठेगा तब तक उसकी माँ उसके साथ होगी। अब वो क्या करें उस दौरान, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बेड पर लेटा हुआ है, इस फॉर्म में वो अपनी मदर को देख रहा है। जब वो बच्चा है, उसकी माँ उसको सिरान पे बैठी है, उसके छोटे बहन भाई भी हैं। अब यहाँ पर वो सपने में है, और यहाँ पर सपने में वो अपनी मदर को देख रहा है, अपने बहन भाइयों को देख रहा है कि उसकी माँ जो है उसको, उसके बहन भाइयों को और उसको सुलाकर, जब वो इंश्योर कर लेती थी कि अब बच्चे अच्छे से सो गए, तभी वो जाती थी उनके साथ, वो सुबह तक रहती थी। तो और वो क्या कह रहा है, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक, फॉन्ड लुक मतलब अफेक्शनेट लुक, कि वो आज भी अपने माथे पर या अपनी आँखों में उसकी उस अफेक्शनेट लुक, प्यार से भरी हुई ममतामय दृष्टि को महसूस करता है। एज आई लिस्ट, और कब, जब वो सुनता है, एज आई लिस्ट मतलब जब वो सुन रहा होता है। टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब है यहाँ पर रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन, जब कि बार बार जो है पानी की जो आवाज़ है, पानी की बूंदों की जो आवाज़ है, उसको वो सुन रहा है। बाय द पैटर विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगर्स, जो शिंगर्स पर बज रही है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, पानी की बूंदों की, पिटर पैटर की जो ध्वनि है वो उसको सुन रहा है। और उस दौरान जब वो सो रहा है तब वो अपनी मदर को महसूस करता है, बिल्कुल उसी फॉर्म में जैसा कि वो जब वो बहुत छोटा था, अपने बहन भाइयों के साथ सोता था, तो उसकी मदर उसके पास होती थी और बड़े प्यार से, बड़ी ममतामय दृष्टि से उनको देखा करती। तो वो उस नज़र को आज भी अपने दिल में, अपने फेस पर महसूस करता है। नाउ वी सी द क्वेश्चंस। First question is, who comes in the poet's memory? The answer is, the poet's mother comes in his memory. Second question is, how does the poet's mother treat the darling dreamers? Answer is, the poet's mother treats the darling dreamers with love and honor. यानी जो पोइट की मदर है वो बच्चों को और पोइट को कैसे ट्रीट करती है, बहुत ही लव एंड ऑनर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोइट फील रिगार्डिंग हिज मदर? अपनी मदर को के लिए कैसे फील करता है पोइट? द पोइट फील्स इन हिज मदर्स वेल्स हिज मदर्स अफेक्शनेट लुक ऑन हिम, अपनी मदर की अफेक्शनेट लुक को, यानी उसकी ममता को, उसके प्रेम को वो महसूस करता है। व्हाट इज़ प्लेड ऑन द शिंगल? शिंगल पर क्या प्ले हो रहा है? द म्यूजिक कॉज बाय द पैटर ऑफ द रेन इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स। व्हाट डज रिफ्रेन रेफर टू? रिफ्रेन का मतलब क्या है? रिफ्रेन रेफर्स टू द रिपीटेड साउंड ऑफ द रेन। नाउ वी कम टू द पोएटिक डिवाइस। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने स्टैंजा पढ़ लिया, हमें पोइट के विषय में पता है कि पोइट कौन है, हमें ये पता है कि इस पोएम में किसके विषय में बात की जा रही है, हमने ये भी देखा कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। हर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस पोएम में कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, एलिटरेशन यूज़ की गई। जो पहली है, तो स्टैंजा 1 में हम एलिटरेशन होता क्या, पहले हमें देख लेते हैं। एलिटरेशन मीन्स है रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और साउंड विद इन नियर बाय वर्ड्स, यानी किसी सेम लेटर का या फिर सेम साउंड का बार बार रिपीटिशन यदि होता है एक साथ या पास साथ साथ के शब्दों में, वर्ड्स में, तो वहाँ पर एलिटरेशन होता है। मोस्ट ऑफ ऑफन रिपीटेड इनिशियल जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, रिपीटेड इनिशियल कॉन्सोनेंट होता है हमारा। जैसे कि एक वर्ड है हमारे ह्यूमिड और दूसरा वर्ड है हॉवर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एच और यहाँ पर भी एच देख रहे हैं, तो हमारे पास कौन से साउंड का रिपीटिशन हो रहा है? हा साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, ह्यूमिड हॉवर। इसी तरह से अगला स्टैंजा 1 में एक और फ्रेज है स्टारी स्फेयर्स, तो यहाँ पर किस साउंड का वो हो रहा है रिपीटिशन? एस का। कौन से साउंड का हो रहा है? एस का। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है प्रेस द पिलो, तो यहाँ पर पी साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। लाई लिसनिंग में हमारा एल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है।
तो इस तरह से हमें पता लग रहा है, अगर आपने हिंदी में अनुप्रास अलंकार पढ़ा हो तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अनुप्रास वह एलिटरेशन है। इसमें देखते हैं रघुपति राघव राजा राम, तो रा शब्द की आवृत्ति है। यहाँ पर इसी तरह से कॉन्सोनेंट या किसी साउंड की, सेम साउंड की यदि आवृत्ति हो रही है एक लगातार इसमें, तो यहाँ पर एलिटरेशन होगा। स्टैंडर्ड 2 में हम देखेंगे बिजी बीइंग, यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट जो है उसकी रिपीटिशन है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन नहीं। रिपीटिशन में आपने जो विंड पोएम पढ़ी थी वहाँ पर हमने देखा था कि रिपीटिशन क्या है। एलिट्रेशन और रिपीटिशन में फ़र्क है। रिपीटिशन मतलब किसी वर्ड का रिपीटिशन है, एलिट्रेशन में किसी लेटर का रिपीटिशन है। स्टैंडर्ड 3 में आप देखेंगे डार्लिंग ड्रीमर, यहाँ पर डी ड साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज रिपीटिशन। ओके, यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे वेस्ट ऑफ वाइल्ड वीकेंड, यहाँ पर है सॉ स्नेक स्लिथरिंग, तो यहाँ पे एस साउंड का, यहाँ पर डब्ल्यू यानी वॉ साउंड का रिपीटिशन है, तो दैट इज एलिट्रेशन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पोएम में एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। स्टैंडा 1 में जो वर्ड्स जो फ्रेजेस दिए हुए हैं वहाँ पर आप बता सकते हैं। स्टैंडर्ड 2 अगर आता है आपको पढ़ने के लिए तो स्टैंडर्ड 2 में आप बता सकते हैं कि कहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, और स्टैंडर्ड 3 में अगर आपको आता है तो स्टैंडर्ड 3 में कौन से फ्रेज है जिसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। अब हमारी सेकेंड पार्टिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। हमने विन पोएम में भी पर्सोनिफिकेशन पढ़ा था, यहाँ पर फिर देखेंगे आप, आपको याद होगा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन इज when you give human qualities and human characteristics to an object, animal or idea। यानी जब हम किसी लिविंग बीइंग की क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स को नॉन लिविंग बीइंग में इमेजिन करते हैं, हमें मान लेते हैं कि नॉन लिविंग थिंग भी एक लिविंग बीइंग की तरह काम कर रही है, या कोई एनिमल या कोई आइडिया, तो वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड 1 में एक फ्रेज़ है मेलंकली डार्कनेस जेंटली वेव। तो यहाँ पर जो मेलंकली डार्कनेस मतलब डार्कनेस यहाँ पर हमने किसके लिए यूज़ किया था, नाइट स्काई के लिए। उसमें हम मेलंकली यानी अनहैप्पीनेस, उसको एक इमोशन हम उसमें शो कर रहे हैं। दूसरा जेंटली वेव्स, वेव्स एक एक्शन शो कर रहा है, यानी एक जो नाइट स्काई है वो उदास होकर रो रहा है, तो ऐसा कौन करता है, लिविंग बीइंग करता है। तो इसलिए यहाँ पर नाइट स्काई जो कि नॉन लिविंग है, उसमें हमने लिविंग बीइंग की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, एक तो इमोशन मेलंकली और एक एक्शन वेव को इमेजिन किया है, दैट्स वाई यहाँ पर पार्टिक डिवाइस कौन से, पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा है स्टैंडर्ड 2 में 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स। तो यहाँ पर वीव कौन कर सकता है, वीव एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, वे बुनने का काम कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो 1000 रिकलेक्शंस हैं, जो यादें हैं वो वीव कर रही हैं एयर थ्रेड्स को, यानी इमेजिनेशन को। तो इसलिए यहाँ पर जो 1000 रिकलेक्शंस को हम लोगों ने एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है, और उसका एक्शन हमने वीव करते हुए उसको दिखाया है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन क्लियर हो गया आपको। तो आप ध्यान रखेंगे यदि आपको स्टैंडर्ड 1 आता है तो वहाँ पर हमारे पास दो पार्टिक डिवाइस होगी। पहली पार्टिक डिवाइस क्या थी, एलिटरेशन, जिसके फ्रेजेस आपको बताए गए हैं। इसके बाद दूसरी पार्टिक डिवाइस हमारी क्या है यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन स्टैंडर्ड 1 में। तो आप दोनों पार्टिक डिवाइस लिखेंगे, स्टैंडर्ड 2 की भी पार्टिक डिवाइसेज अब आपको पता लग गई हैं। नेक्स्ट पार्टिक डिवाइस है हमारी ओनोमेटोपिया। एंड onomatopoeia is a word that imitates or suggests the source of the sound that it makes. In other words, you can say कि onomatopoeia क्या है, साउंड वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स जिनसे साउंड रिफ्लेक्ट होती है। आप अगर आप स्टैंजा 1 में देखेंगे, स्टैंजा 1 में पैटर ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसमें जो पैटर वर्ड है ये साउंड वर्ड है। स्टैंजा 2 में टिंकल, वो एंड पैटर, और स्टैंडर्ड 3 में पैटर ऑफ द रेन। तो ये वर्ड्स जो हैं साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या साउंड के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पार्टिक डिवाइस जो है वो ओनोमेटोपिया है। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम पूरी पोएम को देखें तो इसमें हमारे पास 3 पार्टिक डिवाइस यूज़ हुए हैं। पहला है एलिटरेशन, सेकेंड इज पर्सोनिफिकेशन एंड थर्ड इज ओनोमेटोपिया। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। सो इस
पोएम का मैसेज है, लव नेचर एंड लिसन नेचर। थैंक यू। हैव a nice day. Stay home, stay safe.